नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण इकाई वर्ण विचार को जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, व्याकरण भाषा के 3 अंगों पर विचार करता है। पहला अंग है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। इसीलिए हम कहते हैं कि व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। अब बात यह आती है कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी व अविभाजित इकाई को वर्ण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे अ, आ, ई, क, च, ट आदि। मानव मुख से उच्चरित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है, तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जो हमारी वर्णमाला में है, ये वर्ण, यही लिपि चिन्ह है। तो ये लिपि चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप को कहते हैं। हिंदी में इन वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है, और ये वर्ण ही भाषा की लघुत्तम इकाई है। अब आता है वर्णमाला। वर्णमाला का सीधा सीधा अर्थ है वर्णों की माला। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से फूलों की, मणियों की, रत्नों की माला होती है, उसी प्रकार से वर्णों की माला को, वर्णों को जो क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह में लगा दिया जाता है, उसे ही वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। इन वर्णों के भेद को अब जानते हैं। वर्ण भेद। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के 2 भेद हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है, स्वर कहलाते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वरों की संख्या। स्वर हमने जान लिए हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों की संख्या। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, परंतु संस्कृत में इनकी संख्या 11 न हो करके 13 है। संस्कृत में रि तथा लृ 2 अतिरिक्त स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों को जानते हैं। हिंदी वर्णमाला के स्वरों में अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ये 11 वर्ण हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। स्वरों के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये बोले जाते हैं, इसके विषय में यहाँ हम जानते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 हैं: आ, ई, उ, रे। ह्रस्व या मूल स्वर 4 होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने हैं, ह्रस्व स्वर कितने हैं।
तो इनकी संख्या 4 है। वे ये हैं आ, ई, उ, रे। इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है, उच्चारण की दृष्टि से वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा होगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा, मूल स्वरों की अपेक्षा दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगता है। आप इन्हें बोलकर भी देख सकते हैं। हम बहुत जल्दी बोलते हैं और आ बोलने में टाइम लगता है। इसी प्रकार ई और ई, उ, री, री। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग री का होता है। तो इस प्रकार से दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 हैं और 4 मूल स्वर। इस प्रकार से इनकी गिनती 11 हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। 4 मूल स्वर और 7 दीर्घ स्वर। अगला भेद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उपयोग हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है। इसका प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्रायः प्लुत स्वरों का प्रयोग संबोधन अर्थ में होता है, किसी को आवाज देने के लिए होता है। इसकी पहचान के लिए 3 भी लिख दिया जाता है। हिंदी अंक 3 भी लिख दिया जाता है। इसका प्रयोग ओम, राम, हे कृष्णा इस प्रकार से करते हैं। इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब यह देखना है कि इन स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। स्वर हमने जान लिए हैं, वर्ण जान लिए हैं, स्वरों के भेद जान लिए हैं। अब ये देखना है कि इन स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप में और मात्रा के रूप में। मूल रूप में हिंदी में स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग होते हैं, जैसे ईख, अजगर, ऊन, ऐनक, ऋतु आदि अपने मूल रूप में ही यहाँ स्वर प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे ई, आ, उ, ऐ, ऐनक में ऐ, ऋतु में री, ये अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। एक भेद तो ये है, और दूसरा भेद मात्रा के रूप में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि मात्राएं कितनी होती हैं। तो मात्राएं होती हैं 10 और स्वर होते हैं 11। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मात्राएं 10 हैं क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। कोई भी इसकी अपनी मात्रा नहीं है, ये मूल रूप में ही बोला जाता है। इसलिए मात्राओं की संख्या 10 है और स्वरों की संख्या 11 है। मात्राओं में देखते हैं, आ की मात्रा चाचा, नाना, मामा। ई गिरी, लिपि। ई की मात्रा नीली, हरी, पीली। उ लघु, गुण। ऊ की मात्रा है फूल, धूल, सूल। री मृग, घृत, तृण। ए की मात्रा केला, मेला, ठेला। आई की मात्रा है गैस, थैला। ओ की मात्रा सोना, कोना। और औ की मात्रा दौलत, औसत। इस प्रकार से स्वरों की मात्राएं प्रयुक्त की जाती है। अब मात्राओं को हम जान चुके हैं। इस प्रकार से इनकी मात्राएं हैं। इनकी मात्राओं के ये चिन्ह निर्धारित इस प्रकार से किए गए हैं।
लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे र पर उ तथा ऊ की मात्रा लगाने में गलतियां करते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हैं, जबकि इनके अपने प्रॉपर अपने नेम है, अपने साउंड है ऊ ऊ, ये अपने नाम से ही जाने जाने चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, ये तरीका गलत है। इस प्रकार से उच्चारण गलत होता है। तो देखिए र पर उ तथा ऊ की मात्रा किस प्रकार लगाएं। र धन उ रु। इससे बनने वाले शब्द हो सकते हैं रुचि। इसमें ये देखिए छोटा ऊ, जब छोटा ऊ की मात्रा लग रही है, उ की मात्रा लग रही है, तो रुचि ये घुंडी नहीं मोड़ी जाएगी, यहाँ पर सीधा सीधा रू बन जाएगा। रू। रुपया, यहाँ कोई घुंडी मुड़ नहीं रही है, रुपया रुचि। और ऊ की मात्रा में र धन ऊ रू, रूप। जोर लगाकर बोला जा रहा। दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है, तो इसको खींच कर बोलना है, दोगुना का समय लगना है। रूप, रूखा, रूबी। इस प्रकार से र की मात्रा लगाई जाएगी। ध्यान रखेंगे, ऊ की मात्रा में ये घुंडी लगा देंगे, मोड़ देंगे, और रू ऊ की मात्रा में सीधे सीधे इस पर घुंडी नहीं लगाई जाएगी, तो ये उह की मात्रा हो जाएगी और ये ऊ की मात्रा प्रयुक्त हो जाएगी। स्वरों के बाद आते हैं अंग और अंग। ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 3 प्रकार से उच्चारित होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अब बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार किन्हें कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में वायु केवल नाक से ही निकलती है तथा इसके उच्चारण में जोर लगाना पड़ता है, और उसके शीर्ष बिंदु पर इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया जाता है, बिंदी लगा दी जाती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंघा, दंगा, चंदा, गंदा, हंस, शंख आदि ये अनुस्वार हैं। अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु मुख तथा नाक दोनों से ही निकलती हैं। अनुस्वार में केवल नाक से निकलती है और अनुनासिक में मुख तथा नाक दोनों से ही वायु निकलती है। इन्हें अनुनासिक कहते हैं। इनके लिए चंद्र बिंदु, आधा चांद, इस प्रकार से चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, जैसे कांच, दांत आदि। इस प्रकार से अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है। और अब है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। यह ह की ध्वनि, इसका प्रयोग है की ध्वनि के समान किया जाता है। इसको इन 2 बिंदुओं से दर्शाया जाता है। और जैसे नमः, जैसे अतः, प्रातः आदि। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी भाषा में इसका प्रयोग बहुत कम देखने में मिलता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने स्वरों को समझा। आगे भी हम इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो में हम व्यंजनों के साथ उपस्थित होंगे। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।